हेलो स्टूडेंट, आपका सीबीएसई का टर्म 1 का एग्जाम हुआ साइंस का, है ना। इसमें केमिस्ट्री पार्ट जो है अपन डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ योगेश यदुवंशी, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इन रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़े से इंस्ट्रक्शन के बारे में अपन देख लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको मिले थे। टोटल 60 क्वेश्चन आपके पास थे, उसमें से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, है ना। उनके मार्क्स जो हैं वो रहेंगे 40। टोटल 50 क्वेश्चन आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके मार्क्स रहेंगे 40। क्वेश्चन पेपर जो था इसमें 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, सेक्शन ए एंड बी 24 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, और इनमें से आपको अटेम्प्ट करने थे कोई से भी 20 क्वेश्चन, राइट। और फिर इसमें डिवाइडेशन था, लाइक जैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन है तो वो 1 to 10 तक थे, राइट। इस तरीके से सेक्शन बी की बात करेंगे तो सिमिलर आपके पास 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो 25 to 32 था, और 1 क्वेश्चन मोर 48, ये भी केमिस्ट्री के पार्ट में था। ठीक है, सेक्शन सी की बात करेंगे तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन है। 12 में से आपको कोई से भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो है 49, 50, 51 एंड 52, राइट। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। आप अगर जितने क्वेश्चन आपको बोले गए हैं उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो तो उसके आंसर आपको अवार्डेड, मतलब उसके जो मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, है ना। जितने क्वेश्चन आपने पहले अटेम्प्ट कर दिए हैं उन्हीं का आपको जो है मार्क्स मिलेंगे और वही चेक होंगे, राइट। ये पैटर्न था इस बार सीबीएसई का। ठीक है, तो अब हम अपना केमिस्ट्री पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन अपन करेंगे। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, है ना। केमिस्ट्री सेक्शन ए की बात करेंगे जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ओनली सिंगल चॉइस आंसर वाले। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट। क्या लिया उसने? सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 का सॉल्यूशन लिया, राइट। और क्या ऐड कर दिया? बेरियम क्लोराइड BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दिया। He observed that an insoluble substance has formed the color and the molecular formula of the insoluble substances। आपसे ये पूछा है कि जो insoluble substance फॉर्म हो रहा है उसका कलर क्या रहेगा और वो कौन सा सब्सटेंस रहेगा। हम दोनों की रिएक्शन देखेंगे तो यहां से हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ठीक है, अब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन आपके पास बन के आएगा यहाँ पर, और बेरियम सल्फेट जो बनेगा BaSO4, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको ऑब्टेन्ड होता है। तो कलर जो प्रेसिपिटेट है ऑब्वियसली ये क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा, और इसका कलर क्या रहा अपने पास? व्हाइट। अगर हम आंसर देखेंगे इसका तो थर्ड ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना तो दोनों का एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स are soluble in water to form alkali। दैट मीन्स आपसे सिंपल सा ये पूछा गया है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अगर कोई सा ऑक्साइड आप लोगे तो कौन से ऑक्साइड जो है वाटर में डिजोल्व करने पर बेसिक सॉल्यूशन या एल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, एसिडिक है, तो आप बता सकते हो, है ना। जैसे Na2O की बात करेंगे हम, सोडियम ऑक्साइड, इसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ऑब्वियसली ये मेटालिक ऑक्साइड है, तो यहां से जो सॉल्यूशन आपके पास बन के आएगा वो रहेगा बेसिक या फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड आपको दे रखा है SO2। SO2 को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपके पास एसिड का फॉर्मेशन होता है, H2SO3 बन जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं सल्फ्यूरस एसिड। K2O को अगर आप डिजोल्व करते हो वाटर में तो आपके पास बेसिक सॉल्यूशन बनेगा KOH का। ठीक है, तो ये भी अल्कलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट NO2 को अगर आप डिजोल्व करते हो वाटर में तो आपके पास एसिड बन के आ जाता है HNO3, है ना, तो ये एसिडिक हो जाएगा। तो यहां से एल्कलाइन सॉल्यूशन हमारे पास किसमें बन के आ रहा है? इन केस ऑफ Na2O एंड K2O। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड आपको जहां पे दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपको गिवन है ऑप्शन ए में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डायग्राम दे रखा था, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी रिएक्शन हो रही है, जो गैस फॉर्म होगी वो आपको आइडेंटिफाई करनी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो यहां पर आपको इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स दे रखी हैं, राइट। इस टेस्ट ट्यूब में आपको जिंक ग्रेन्यूल्स दे रखी हैं। देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसमें ऐड किया हुआ है। तो सिंपल सी अपन रिएक्शन देख लेंगे यहां पर, जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट कंडीशन में। और अगर ये डाइल्यूट कंडीशन में रहेगा तो यहां से जो गैस फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन, है ना, सिंपल सा। और एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा ZnSO4 का, राइट, अगर हम इस तरीके के रिएक्टेंट यूज करते हैं तो हमको पता लग गया गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां से गैस इवॉल्व हो जाएगी, राइट। हाइड्रोजन जो बन रही है, ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। CO2 नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, हाइड्रोजन, ठीक है, विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूस अ पॉपिंग साउंड। हाइड्रोजन का जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है तो वो क्या होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर आप बर्निंग मैच स्टिक ले जाओगे हाइड्रोजन के पास, तो या हाइड्रोजन कहीं पर प्रेजेंट है, वहां पर बर्निंग मैच स्टिक आप ले जा रहे हो, तो वो क्या करेगा, पॉप साउंड के साथ में कंबशन उसका हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रिएक्शन आपको दी हुई है, स्टेटमेंट फॉर्म है। द बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे सोडियम है तो Na प्लस H2O, है ना, इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। देखो जैसे आपने लिया सोडियम प्लस H2O, ये क्या बनाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और साथ में H2। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट आपके आएंगे वो इस तरीके के रहेंगे, Na प्लस H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। ठीक है, इसको इस तरीके से बैलेंस करना है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है टोटल वो आ रहे हैं आपके पास 4, तो इधर हम 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन अब आप चेक कर लो, सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम आपके पास कितना है, 2। देन उसके बाद हाइड्रोजन को चेक करोगे 4 हो जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। देन ऑक्सीजन आप चेक कर लो 2 है, इधर भी 2 ऑक्सीजन आ रही है। तो अगर देखा जाए तो ये वाली केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अब सोडियम जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बन रहा होगा, और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होगा और रिलीज हो रहा होगा। ठीक है, सो अगर आप इस ऑप्शन को चेक करोगे तो ये आपको कहां पर मिल रहा है, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आपको दे रखे हैं, विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है, एक टेबल आपको दे रखी है रिलेटेड टू एसिड और उसका सोर्स, ठीक है, नेचुरल सोर्स उसका जो भी है। तो सो आपको बस ये फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है वो करेक्ट है। तो ऑरेंज से ऑक्सैलिक एसिड नहीं मिलता है, तो ये आपका रोंग हो जाएगा। सोर मिल्क लैक्टिक एसिड, सोर मिल्क से लैक्टिक एसिड मिलता है, यस। एंट स्ट्रिंस मीथेनोइक एसिड, एंट जो है फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है ना, इसलिए अपन को फॉर्मिका बोल देते हैं। फॉर्मिक एसिड का जो IUPAC नेम है वो क्या बनता है, मेथेनोइक एसिड, सो ये भी करेक्ट है। टेमरिंड एसिटिक एसिड, टेमरिंड से जो आपको एसिड मिलता है वो होता है टार्टरिक एसिड, है ना। सो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। या फिर एसिडिक एसिड जो ऑब्टेंड होता है वो विनेगर से ऑब्टेंड होता है, तो ये आपका सोर्स है, सही नहीं है। सो आपके ऑप्शन करेक्ट आए सेकंड एंड थर्ड, और सेकंड और थर्ड जहाँ पे दिया होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो दिस इज इन ऑप्शन सी, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक इक्वेशन आपको दी हुई है C6H12O6, एक्वस सॉल्यूशन है इसका, और CO2 ऑक्सीजन इसके साथ में रिएक्शन कर रही है, CO2 और H2O बन रहा है। सो आपसे पूछा है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है ना। जैसे फूड पार्टिकल का या फूड स्टफ का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं
तो वहाँ से उसको हम बोल देते हैं रेस्पिरेशन। बायो में शायद आपने पढ़ा हो या कंबशन में पढ़ा हो, है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रही है, या हम बोल सकते हैं कि कंबशन रिएक्शन है, तो कंबशन का ही आपका एक टाइप हो जाएगा रेस्पिरेशन, या ऑक्सीडेशन का एक टाइप हो जाएगा रेस्पिरेशन। सो ये रिएक्शन जो होगी एक्सोथर्मिक होगी, है ना, क्योंकि फूड स्टफ है, फूड स्टफ का जो ऑक्सीडेशन होता है उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो डेली के जो रूटीन वर्क है हम उससे कर पाते हैं, है ना। जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी उससे हम डेली के रूटीन वर्क कर पाते हैं। सो रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। आंसर सी करेक्ट रहेगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। एक इक्वेशन आपको दे रखी है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 2H2O प्लस Cl2, ठीक है। अब इसमें आपसे स्टेटमेंट आपको कुछ दिए हुए हैं, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, तो सारे ऑप्शन को आपको चेक करना होगा। MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, MnCl2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं एक बार, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है, ये आपको दे रखा है। सो अगर ऑक्सीडेशन के थ्रू अगर आप देखोगे, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू, तो यहां पर जो टोटल चार्ज आएगा Mn पर वो आ जाएगा +4, राइट। ऑक्सीजन -2 रहेगा, है ना, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होता है। हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो +1 है, इधर Cl -1 है, ठीक है। Mn को यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर दोगे तो ये आ जाएगा +2 और Cl -1 हो जाएगा, ठीक है, राइट। इधर H2O में ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1, और इधर Cl2 में 0 Cl हो जाएगा, ठीक है। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अब आपको सिंपली ये देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। तो Mn का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो ये जा रहा है +4 से +2, है ना, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, और जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन, ठीक है। या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होता है तो उसको हम बोल देते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। अब MnO2 किस में रिड्यूस्ड हुआ, MnCl2 में, राइट। सो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, इसको चेक करते हैं। HCl, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे आप, और Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, तो यहां से यहां देखोगे तो Cl -1 से 0 में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 करेक्ट है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, ये देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। MnCl2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम प्रोडक्ट में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड नहीं करते हैं। MnCl2 आपका प्रोडक्ट साइड पर आ रहा है, सो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो यहां पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे HCl की, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यहां पर जो HCl रहेगा ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो स्टेटमेंट करेक्ट हुआ वो कौन सा हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट एंड सेकंड आपको थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, सो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेस। बेस के लिए आपको डिफरेंट स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो आपको फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसेस आर बिटर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। सो बेसेस आर बिटर यहां तक करेक्ट है, लेकिन ब्लू लिटमस रेड ऐसा नहीं करते हैं बेसेस, है ना, वो क्या कर रहे होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। बेसेस है वो pH <7, ऑब्वियसली रॉन्ग होगा, एसिड pH <7 रखते हैं।
बेसेस आर सोर एंड चेंज द रेड लिटमस टू ब्लू। यहां तक ये करेक्ट है, लेकिन यहां पर बेसेस आर सोर ये नहीं होता, बेसेस आर बिटर, है ना। लास्ट ऑप्शन बचता है बेसेस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्लिन इंडिकेटर इज एडेड टू देम। फिनोफ्लिन जब हम बेस में ऐड करते हैं तो पिंक कलर प्रोड्यूस हो जाता है। सो आंसर आपका क्या जाएगा इस केस में, लास्ट ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। टेबल आपको गिवन है, यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना था। डिफरेंट सोल्ट दिए हुए हैं, उसका पेरेंट एसिड दिया हुआ है, पेरेंट बेस दिया हुआ है, और जो उसका नेचर आएगा सोल्ट का वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl किससे बनेगा, HCl और NaOH से, ऑब्वियस है, यहाँ तक तो करेक्ट है। लेकिन इसका जो नेचर आएगा, ठीक है, NaCl का जो नेचर रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्ट। लेकिन वहां पर क्या लिख रखा है, बेसिक। सो अकॉर्डिंग टू डेट ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे, सोडियम कार्बोनेट आपका बना हुआ है, किससे बनेगा, OH से, पेरेंट एसिड जो दिया हुआ है Na2CO3 के लिए H2CO3 करेक्ट है, और NaOH। तो ये आपका क्या हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी नेचर कैसी रहेगी, एसिडिक। वहां पर क्या दे रखा है, न्यूट्रल, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये आपका जो पेरेंट एसिड इसमें होगा वो H2SO4 और पेरेंट बेस क्या हो जाएगा, NaOH। दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्यूशन आएगा उसकी नेचर कैसी, मतलब आज जो सोल्ट बनेगा वो कैसा रहना चाहिए, न्यूट्रल। नेक्स्ट लास्ट, सोडियम एसिटेट CH3COONA, ठीक है। यहाँ पर इसका जो पेरेंट एसिड रहेगा वो एसिटिक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, और पेरेंट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जो सॉल्यूशन या सोल्ट बन के आएगा वो आपका रहेगा बेसिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुआ है और वीक एसिड यूज हुआ है। सो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वहां पर वो लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं उसके लिए। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज गिवन, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट is equal to total mass of the element present in the product, करेक्ट है। यही बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड की तरफ मूव करते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। जब आप बैलेंस कर देते हो तो रिएक्टेंट साइड पर जितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे, प्रोडक्ट साइड पर भी उतने नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट होगा। सो ये भी करेक्ट है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ये नहीं होता है, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं, नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन में ये तो होता है पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म हो रहते हैं, उससे नया मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा होता है। तो आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सी, ठीक है। डी को भी चेक कर लेते हैं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यही स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। सो आंसर इसका आ जाएगा थर्ड ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन बी में ये क्वेश्चन प्रेजेंट था, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब हीट से, ठीक है, टेम्परेचर से या हीट से डिकम्पोजिशन जहां पे हो रहा है वो रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी थी, ठीक है। सो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है ना, वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनती है, तो यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो है सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहे होते हैं। तो ये जो हो रहेगा डिकम्पोजिशन, ये कौन सा टाइप हो जाएगा डिकम्पोजिशन का, ये फोटो डिकम्पोजिशन बोल देते हैं अपन इसको, या फोटोलिसिस। इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में। सो कैल्शियम कार्बोनेट को CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में डिकम्पोज करने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी इन क्वेश्चन नंबर 25। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द pH ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल। आपको डिफरेंट एसिडिक सैंपल दे रखे हैं, या लाइक लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस, विनेगर, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, इनकी pH आपको टेबल में गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना था, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H+ आयन कंसंट्रेशन। सो ऑब्वियस है कि pH, अगर एसिडिक सॉल्यूशन आपका प्रेजेंट है तो जो pH होती है
एसिडिक सॉल्यूशन आपका प्रेजेंट है, तो जो पीएच होती है वो क्या हो जाती है, माइनस ऑफ log ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब मान लो pH 10 सॉरी H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है ना। तो हम क्या करते हैं, pH हमारे पास कितनी आ रही होती है, pH इसकी आ जाएगी 1, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि H प्लस की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, है ना, 10 की माइनस पावर से जितनी कम होगी उतना ही एसिडिक pH हमारे पास आएगा या सॉल्यूशन एसिडिक होगा। सो यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक सीक्वेंस हम बना लेते हैं कि जैसे 2.2 है, 2.2 किसका आ रहा है, लेमन जूस का या फर्स्ट ऑप्शन का। देन उससे पहले उससे कम pH किसका आ रहा है, 1.2 सॉल्यूशन का, राइट 1.2, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, विनेगर का आ रहा है 3.76 और उससे पहले एसिडिक एसिड, तो 3.0 और 3.76, ठीक है। ये अपन ने एक सीक्वेंस बना ली है ना, pH का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सो अब इनको जो ऑप्शन गिवन है वो भी अपन कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही अपन को अरेंज करना है। सो 1.2 के लिए आपको 2 ऑप्शन गिवन है ना, सेकंड ऑप्शन में है ये, 2.2 के लिए फर्स्ट, राइट, और 3.76 के लिए 3 और 4, 3.0 के लिए, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास pH, pH जितनी कम होगी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, उतनी ज्यादा आ रही होगी, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को, देखो किस तरीके से देखो, अगर मैं लिखता हूं 10⁻⁻1 तो pH कितना आया 1, राइट। अगर मैं लिखता हूं H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻2 है तो आपका pH का आंसर कितना आएगा 2। अब यहाँ पे आप इस कंसंट्रेशन को कंपेयर करो, 10⁻⁻1 कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा या 10⁻⁻2 कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा। सो ऑब्वियसली 10⁻⁻1 कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको pH दे रखी है, उससे आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जस्ट रिवर्स ऑफ द pH हो जाएगा, ठीक है। हम कंसिडर कर सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं। सो हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे बना लिया है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको। तो ये तो pH का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ऑब्वियसली ये जो ऑर्डर रहेगा ये किसका हो जाएगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि ये pH और H प्लस आयन दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए। मतलब आप pH अगर इंक्रीज कर रहे हो या pH बढ़ेगा तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड करना था, तो ये pH का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा 2 1 4 3, ये ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। सो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। एक डायग्राम आपको दे रखा है, उससे रिलेटेड एक टेबल आपको दे रखी है। पहले डायग्राम समझते हैं कि क्या गिवन है, देन उसके बाद अपन टेबल पर आते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में पहले से क्या प्रेजेंट है, डाइल्यूट HCl प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी कुछ कंपाउंड प्रेजेंट है उसको इन्होंने इंडिकेट कर रखा है P से, और यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रखा है Q से, ठीक है। इतना इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि अगर मैं P एक कंपाउंड ले लेता हूं और गैस जो रिलीज होगी वो कौन सी होनी चाहिए, या फिर चेंज जो ऑब्जर्व होगा इधर, यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है वो कहाँ जा रही है आपकी, इधर इस टेस्ट ट्यूब में, है ना, वहां पर हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यहाँ पर फिल कर रखा है, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब आपको सिंपल से ये फाइंड करना था कि P आपका जो भी कंपाउंड होगा उसकी HCl से रिएक्शन होगी तो कौन सी गैस रिलीज होगी। तो अगर K2CO3 की HCl से रिएक्शन होती है तो ऑब्वियस है CO2 गैस रिलीज होगी, है ना। आप इक्वेशन देख सकते हो, K2CO3, ठीक है, K2CO3 अगर आप लेते हो और इसकी HCl से रिएक्शन करवाते हो, है ना, मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट इसके साथ मिलकर क्या बना रहा होगा, KCl CO2 और H2, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो गलत हो गया, है ना, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। अब अगर आप KHCO3 लेते हो
तो चाहे आप मेटल कार्बोनेट लो या मेटल बाइकार्बोनेट लो, उस कंडीशन में जब आप एसिड से रिएक्शन करवाते हो तो मेटालिक सोल्ट बनता है, CO2 गैस रिलीज होती है और H2। तो अब हमको ये तो पता लग गया कि गैस कौन सी रिलीज होगी, CO2। ठीक है, ये रिएक्शन अपन पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, H2 भी रिलीज नहीं होगी, क्या रिलीज होगा, CO2। सो यहाँ से आपके तीनों ऑप्शन क्रॉस हो गए। तो आपका आंसर क्या बचा, K2CO3 हम यहाँ पे लेंगे P में, CO2 गैस रिलीज होगी। ये CO2 गैस जो Q है यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू यहाँ इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हम पास करेंगे, तो जो कलर आएगा वो आएगा मिल्की, है ना। तो ये जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, K2CO3 प्लस HCl, CO2 आपका बन गया। ये CO2 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब आप पास करोगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसका जो कलर होता है वो मिल्की कलर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ से आपका बन जाएगा साथ में H2, है ना। तो जो मिल्कीनेस आती है वो इसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, इस आयोनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपको बतानी थी लुईस डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड जैसे यहाँ पर अगर हम CaCl2 की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑब्वियस है ना, एक तो Ca2+ आयन बनेगा, है ना, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, और 2 Cl- आयन प्रेजेंट रहेंगे, है ना। नंबर कितना होगा, 1 Ca2+ आयन, कैल्शियम 2+ आयन, और 2 Cl- आयन। ठीक है, अब हमको ये फाइंड करना है कि जब इनके लुईस डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस तरीके से बनती है, होगा क्या, देखो इसको आपको किस तरीके से करना है अरेंज। Ca एटॉमिक नंबर 20 होता है, और 20 होगा तो 2 8 8 2 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया मान लो। ठीक है, 2 Cl- आयन है तो हम एक Cl को लिख लेते हैं, है ना। और Cl के केस में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इन 7 इलेक्ट्रॉन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से। ठीक है, इन 7 इलेक्ट्रॉन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से। वन 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 जो आउटर शेल में प्रेजेंट है Cl के में। ठीक है, अब इसके एटम कितने होंगे, 2 एटम होंगे ऑब्वियस, राइट। देखो अब होगा क्या, जब कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, आयोनिक कंपाउंड बनेगा, तो ये कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इन 2 Cl के पास में ट्रांसफर कर देगा, है ना, 2 है Cl, ध्यान रखना। तो इधर से ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ca, ये कन्वर्ट होगा Ca2+ में। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, जो आपका Cl है, जो आपका Cl है वो इस तरीके से आ जाएगा Cl, और ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये हम रिप्रेजेंट कर देंगे ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो इसने कैल्शियम ने इसको डोनेट किए हैं वो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन, और जब मैं इसका होल ट्वाइस कर दूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर इस तरीके की आई। अब ये कहां पर प्रेजेंट है, ये ऑप्शन 3 में प्रेजेंट है। ये आपका क्रॉस लगा हुआ है जो कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और ये डॉट लगे हुए हैं, है ना। तो 3rd ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, द पेयर्स और पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो NaCl सॉल्यूशन आपके पास है और कॉपर, तो कॉपर की रिएक्टिविटी सोडियम से कम होती है ऑब्वियस है, तो कॉपर यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर, AgNO3, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको देखना है
कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है ना, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा होगी, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको देखना है ये आंसर, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग निकालने तो ये रिएक्शन हो जाएगी। Al2SO4 होल ट्राइस सॉल्यूशन इन मैंगनीज मेटल, है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट आपके पास है और मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो रिएक्टिविटी सीरीज में अबोव आता है एल्यूमिनियम से, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ZnSO4 सॉल्यूशन इन आयरन मेटल, जिंक की रिएक्टिविटी ऑब्वियस है आयरन से ज़्यादा होती है, तभी हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं जब रस्टिंग से प्रिवेंट करना होता है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। सो आपका आंसर आया सेकंड एंड थर्ड और ये गिवन है बी ऑप्शन में, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल है, इसमें फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 डॉट हाफ H2, तो ऑब्वियस है यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। वॉशिंग सोडा की बात करेंगे, है ना, वॉशिंग सोडा की बात करेंगे तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 डॉट 10H2, यहाँ पे भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। बेकिंग सोडा की बात करेंगे, डी ऑप्शन में जो दिया है वो होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, तो आपका आंसर आया सेकंड एंड थर्ड और ये गिवन है सेकंड एंड थर्ड। इसका आंसर जो आएगा वो सी आएगा, है ना 30 में सी, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका सेकंड एंड थर्ड, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है किस तरीके से आंसर देना होता है, ठीक है। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। ऑब्वियस है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड होता है, इनो में यूज करते हैं, है ना। अब जब एंटासिड को हम यूज करते हैं ना, ध्यान रखना एंटासिड आप किसी भी कंपाउंड को एज ए एंटासिड यूज करोगे तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, एक तो वो माइल्ड बेस होना चाहिए, ठीक है। और एंटासिड किस तरीके से बिहेव करता है कि जो एसिडिक इफेक्ट आ रहा है ना, जब गैस्ट्रिक एसिडिटी हो जाती है, HCl का सेक्रेशन ज़्यादा होता है, तो जो एसिडिक इफेक्ट आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता है जो माइल्ड बेस होता है वो, है ना। ऐसे कंपाउंड को हम एज ए एंटासिड यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो असर्शन दिया हुआ है वो आपका करेक्ट है ना। अब इसको चेक करते हैं कि जो इसमें रीजन दिया है वो करेक्ट है क्या। सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट। इसकी अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ये माइल्ड बेस होता है, यस। नॉन कोरोसिव होता है, यस। बेसिक सोल्ट होगा, है ना, ये भी करेक्ट है। तो आपका देखो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, है ना। इनको इस तरीके से सोल्व करना। आगे बढ़ेंगे हम ए और बी पर। अब दोनों करेक्ट हैं, अब हमको बस ये चेक करना है कि क्या जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, असर्शन जो दिया हुआ है उसका। सो चेक करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड के बारे में मैंने आपको बता दिया अभी कि एंटासिड किस तरीके से बिहेव करता है। अगर रीजन में ऐसा लिखा होता कि एंटासिड किस तरीके से बिहेव करता है या क्यों यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को एज एंटासिड, उसका रीजन लिखा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ए। लेकिन यहां पर ऐसा रीजन नहीं लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ NaHCO3। अगर यहां पर क्वेश्चन रीजन ये होता कि एंटासिड आर द कंपाउंड्स विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl गैस्ट्रिक एसिडिटी, तो हम बोल देते कि असर्शन जो दिया हुआ उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन में गिवन है और हमारा आंसर हो जाता ए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो आंसर विल बी बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेचुरल गैस जो होता है उसमें आपका मेन कंपोनेंट होता है CH4, है ना। जो CNG है वो नेचुरल गैस से ही बनी है ना। तो अगर आप इसका बर्न करोगे, है ना, मेन कंपोनेंट कंबशन
ऑक्सीजन से करेंगे, CH4 मेन कंपोनेंट होगा, प्रोडक्ट बनेंगे CO2 एंड H2O, ठीक है। और कंबशन कर रहे हो तो ऑब्वियस है रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, एनर्जी रिलीज होगी। सो आपका जो असर्शन लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट है। मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, ऑब्वियस है रिएक्शन लिखी हुई है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो इसका आंसर हम देंगे डी, ठीक है, कि असर्शन हमारा इनकरेक्ट है और जो रीजन लिखा हुआ है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 50 ml of tap water was taken in a beaker, HCl was added drop by drop। एक बीकर आपने लिया, उसमें 50 ml वाटर ऐड किया और फिर एसिड आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हो। द टेम्परेचर एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन वाज नोटेड, टेम्परेचर और पीएच दोनों आपने नोट किए। फॉलोइंग ग्राफ वाज ऑब्टेन्ड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी। देखो ये पीएच है सॉल्यूशन की, है ना, जब वाटर प्रेजेंट था यहां से, और जब आप एसिड ऐड कर रहे हो तो ये पीएच का ग्राफ धीरे धीरे डिक्रीज होता है, मतलब पीएच एसिडिक सॉल्यूशन जो है आपका एसिडिक होता जा रहा है जैसे आप अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर रहे हो तब, सॉरी अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर रहे हो तब। अब आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इज इन वाटर इन हाईली एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं होता है, कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड, रैपिडली इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि एसिड को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड, ठीक है, पीएच इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस पीएच डिक्रीज होगी। सो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट, द पीएच ऑफ टेप वाटर वाज अराउंड 7.0, ऑब्वियसली जो आपका टेप वाटर होता है डिस्टिल वाटर उसकी पीएच कितनी होती है, 7। तो आपका सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सी में, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बनाने होते हैं, है ना। सो अ स्टूडेंट, केस फर्स्ट आपको दिया हुआ है, स्टूडेंट टुक 4 मेटल PQRS, 4 मेटल उसने ली, कैरिड आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन वर, ऑब्जर्वेशन क्या है ये देखते हैं। ऑल द मेटल्स कुड नॉट बी कट विद नाइफ एक्सेप्ट मेटल R, ठीक है, R को आप नाइफ से कट कर सकते हो, दैट मीन्स ये क्या होगा, या तो सोडियम होगा या पोटेशियम होगा। अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो आप इजीली बता सकते हो। मेटल बी कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड विच रिएक्टेड विद बोथ एसिड एंड बेस, मतलब ये जो मेटल है ये कैसी है, एम्फोटेरिक मेटल है, और एम्फोटेरिक मेटल में हमारे पास एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, ठीक है। जो एम्फोटेरिक मेटल है मतलब दोनों से रिएक्शन कर सकती है या एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर, ये आपको दे रखा है, P didn't react with P didn't react with cold or hot water but reacted with steam, that means इस मेटल की रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो ये क्या हो सकता है, या तो ये कॉपर होगा, ठीक है, या फिर ये क्या होगा, आयरन, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट रिएक्टेड विद हॉट, क्यू के बारे में दे रखा है, रिएक्टेड विद हॉट एंड द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग, हॉट वाटर के साथ में ही रिएक्शन कर रहा है। अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, और फ्लोट करेगा तो ओनली मैग्नीशियम बचता है हमारे पास, तो यहाँ पर जो मेटल आएगा वो Mg होना चाहिए। रिएक्टेड वॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर सॉरी रिएक्टेड वॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर, मतलब कोल्ड वाटर के साथ में। अब इसमें क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, और S मेटल S डिडंट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, दैट मीन्स हाइड्रोजन से बॉटम पे जो मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में वो आ सकती है, उसमें कॉपर आ जाएगा, मर्क्यूरी को हम कंसिडर करते नहीं है ना, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49,
आउट ऑफ द गिवन मेटल द वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड यूजिंग केरोसिन। सबको पता है क्या होगा, सोडियम, और सोडियम कहां पर आ रहा था, आर पर, ठीक है ना। यहां पर अगर आप देखोगे तो आंसर क्या जाएगा, आर, जो कि सेकंड ऑप्शन में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेम पैराग्राफ, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द मेटल क्यू इज, ठीक है। मेटल क्यू के लिए अभी अपन ने क्या लिखा था, Mg, ठीक है, फाइंड किया था। क्या हो सकता है, आयरन होगा नहीं क्योंकि वाटर से रिएक्शन करता नहीं है, जिंक भी वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, पोटेशियम तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है ना। सो मैग्नीशियम आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी में गिवन है। आगे बढ़ेंगे, मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए कौन सी मेटल थी, पी, है ना, अभी अपन ने यहां पे लिखा था। सो आंसर आ जाएगा ए, है ना, उसमें दिया हुआ है। एंड लास्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फोर मेटल्स। सो यहां पर आपके पास क्या आया था, सोडियम, पोटेशियम, इधर आपके पास आया था एल्यूमिनियम या फिर जिंक, ठीक है, और यहां पर आपके पास आया था डिडंट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम, तो ये आपका हो जाएगा या तो कॉपर या फिर आयरन। रिएक्ट विद हॉट एंड मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग, मैग्नीशियम। रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर, सो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो सकता है। एंड डिडंट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, दैट मीन्स कॉपर हो सकता है। अब इसकी रिएक्टिविटी आपको बतानी है, तो सबसे कम रिएक्टिव जो है क्या होगा, एस मेटल, है ना, और इसके बाद सबसे हाईली रिएक्टिव सोडियम पोटेशियम जो कि आर है, ठीक है, सबसे टॉप पर ही आ जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, और पी आपका बचता है ना, पी और क्यू। तो पी और क्यू में आप सिंपल सा कंपैरिजन कर सकते हो, ऑब्वियस है पी की रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और क्यू की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आपका अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाओगे तो ये बनेगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाओगे तो ये बनेगा, मतलब एस, पी, क्यू एंड आर, ठीक है, ये ऑर्डर बन रहा है। बस ये ऑर्डर आपको देखना है कहाँ पे, ऑप्शन सी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन फ्रॉम CBSE टर्म 1 एग्जाम, ठीक है। थैंक यू।